एक गांव था जिसका नाम था सोनपुर। वह गांव चारों ओर से पेड़ पौधों से घिरा हुआ था और उसमें रहने वाले लगभग 80% लोग बेरोजगार थे, जिनके पास सिर्फ अपना खेत था और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। और कुछ लोग जिनके पास खेत नहीं था, वो लोग शहर में जाकर काम करते थे। गांव में एक सुखराम नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री और अपने बेटी के साथ रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, उसी में वह काम करके अपना भरण पोषण करता था। एक दिन सुबह उसकी बेटी कहती है, अम्मा, आज रोटी नहीं बनी क्या? अरे भूख के मारे मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अम्मा कुछ खाने के लिए दो ना। बेटी, आज बस चावल खा लें। आज घर में कुछ नहीं था तो चावल ही बची है, कल कुछ इंतजाम करेंगे। इंतजाम अब बचा ही क्या है, बेचने के लिए खेत पहले ही गिरवी रख चुका हूँ, बैल भी बिक चुके हैं। अब इस पेट की आग को आखिर कैसे बुझाऊं? भूख मुझे भी उतनी ही जोर से लगी है, लेकिन कर भी तो क्या सकता हूँ। मैं परिवार की जिम्मेदारी सिर पर है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हमारा घर कैसे चलेगा ये तक मुझे पता नहीं है। हाँ, आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हम भूखे रह सकते हैं। हमारी बेटी कैसी भूखा रहेगी? और हम लोगों ने तो अपनी भूख को जैसे तैसे करके रोक लिया है, लेकिन उसको तो बहुत जोर की भूख लगी है। सावित्री, अब मैं क्या बताऊं? और सरपंच जी का कर्ज भी तो चुकाना है। बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं किस दिन वह हम पर टूट पड़ेंगे। हाँ जी, और वो सरपंच किसी पर रहम नहीं खाता है। अरे आप आज ही उनके पास चले जाइए और उनसे कुछ दिनों की और मोहलत मांग लीजिए, शायद वह तुम्हें कुछ दिन का समय दे दे। सुखराम सरपंच जगतराम के पास पहुंचता है। सुखराम को सामने खड़ा देखकर जगतराम उससे कहता है, सुखराम, कर्ज चुकाने आए हो या और मोहलत मांगने? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बड़े उदास हो और तुम मेरा कर्ज तो कोई भी हालत में चुकाने ही नहीं आओगे। हाँ सरपंच जी, यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है, क्योंकि मैं आपका कर्ज चुकाने नहीं आया हूं। अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है तो अभी आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? और सेठ जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, थोड़ा और समय दे दो। समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो ब्याज बढ़ता ही जाएगा, समझे? अगर चुका नहीं सकते तो खेत हमारे नाम कर दो। तुम लोगों को भी अच्छे से पता है कि यह कर्ज तुम कभी चुका नहीं पाओगे, इसलिए पहले से ही अपना खेत या घर यहीं हमारे नाम कर दो, ताकि मैं भी निश्चिंत होकर रह सकूं। सुखराम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके पुरखों की निशानी है। और फिर वह सरपंच जगतराम से कहता है, अरे मालिक, ऐसी बात नहीं है। अगर इस बार फसल ना सूखी होती तो मैं आपका सारा पैसा अभी लौटा देता। और रही बात मेरे खेत को आपके नाम करने की, तो मालिक मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरे पुरखों की जमीन है, इनकी निशानी है। इसीलिए आप मुझे कुछ दिन का समय दे दो। देखता हूं, शायद मेरी फसल जल्दी से तैयार हो जाए। बस मैं आपके सारे पैसे तुरंत लौटा दूंगा। देखो सुखराम, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम लोगों को मोहलत ही देता जाऊं, और अगली बार से मैं कर्ज पर पैसे तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति की कोई ना कोई कीमती चीज या फिर खेत घर अपने नाम पहले ही करवा लूंगा। अगर उसने समय पर पैसे चुका दिए तो मैं उसका खेत उसके नाम कर दूंगा, और नहीं चुका पाए तो अपने नाम ही रखूंगा। अब जाओ यहाँ से और जल्दी से कुछ ना कुछ इंतजाम करो। सरपंच जगतराम की बात सुनकर सुखराम वहां से चला आता है और सुखराम परेशान होकर गांव के चौपाल पर आता है। उसे परेशान देखकर गांव का दूसरा किसान गोपाल उससे पूछता है, सुख भाई, सुना है सरपंच जगतराम तुझसे खेत छीनने वाला है। अगर वह तेरे साथ ऐसा करेगा तो तू तो बेघर हो जाएगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह जगतराम तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ भाई, सरपंच जगतराम मेरा खेत छीनना चाहता है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। गोपाल भाई और सुख भाई, क्यों ना हम सब मिलकर विरोध करें। सरपंच यूं ही गरीबों को लूटता रहेगा। इसने आज तक हम किसानों का कुछ भी भला नहीं किया है। मुझे तो कभी कभी इस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसका गला ही घोंट दूं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम साथ मिलकर सारे किसान भाई विरोध करें तो शायद कुछ हो सकता है। इतना कहने के बाद अगले दिन सुबह होते ही
गोपाल, सुखराम और किशन तीनों किसान एक साथ खड़े हुए थे। तभी किशन उदास होकर सुखराम से कहता है, सुखराम भाई, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ तो मेरा ननिहाल था और मेरे घर में मेरी माता जी की मौत हो गई है, तो अब मैं वहां से आ भी नहीं सकता। भाई, अगर मैं यहाँ रहता तो तुम्हारी मदद जरूर करता। मजबूरन मैं तुम्हें तुम्हारे काम में अधूरा करके जा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं किशन भाई, मैं और गोपाल है ना, हम दोनों सब कुछ संभाल लेंगे, तुम आराम से जाओ। और यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माताजी की मौत हो गई। भाई तुम आराम से जाना। सुख भाई, कुछ सोचा तुमने कि सरपंच के खिलाफ क्या करें? सोचना क्या है, गोपाल सेठ के पास ताकत है, पैसा है, आदमी है, हम दोनों क्या कर सकते हैं? अरे भाई, तू अकेला नहीं है, मैं तो तेरे साथ हूं ना। और बेचारा किशन भी हमारे साथ होता। भगवान ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसे जाना ही था। सुखराम गोपाल की ओर देखता है, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा नहीं दिखता। तभी अचानक सावित्री वहां आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में हिम्मत है। सुख जी, आप हार क्यों मान रहे हो? ये खेत हमारे पुरखों की पहचान है। आप ही तो कहते थे कि मेहनत से तकदीर बदलती है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? और आप खुद को अकेला क्यों कह रहे हो? गोपाल भैया भी तो हमारे साथ हैं। मैं हार नहीं मान रहा सावित्री, लेकिन सरपंच से लड़ना आसान नहीं है और उसके खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं है। मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। अगर तुम दोनों लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाओगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन तुम लोगों को बुद्धि से काम करना होगा। सरपंच हर बार हम गरीबों को लूटता है और हम चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन अब बहुत हो गया है, लोग उसका खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन अगर सरपंच ने बदला लिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अगर हम एक साथ खड़े होंगे तो सरपंच कुछ नहीं कर पाएगा। और सुख जी, आप काम का डर रहे हो। गांव में हुई वो सारी बातें नौकर सरपंच जगतराम को बताने के लिए जाता है। सरपंच जी गांव वाले सुखराम के साथ खड़े हो गए हैं और वह आपके खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। अगर गांव वाले ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यह गांव के गरीब अब ज्यादा बोलने लगे हैं। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अब इनको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह कभी मेरे खिलाफ जाने का नाम तक नहीं लेंगे। इधर घर में सावित्री सुखराम को चिंतित देखकर उससे कहती है, अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, आप और गोपाल भैया डटकर इस सरपंच का सामना करना और फिर देखना कि जीत हमारी ही होगी। तुम बेफालतू में चिंता कर रहे हो। सावित्री, मैं सोच रहा हूँ कि इस सरपंच के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति है और हम गरीब लोग हैं। अगर हम इसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचेंगे तो यह पैसे देकर हम लोगों पर अत्याचार करवाएगा और ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसके खिलाफ कोई आवाज भी ना उठा पाए। अरे नहीं, तुम ये सब चिंता करना छोड़ दो और बस अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें इसका डटकर विरोध करना होगा। अब इतना सोचो मत, चलो सो जाओ। कल सुबह उठकर तुम और गोपाल भैया बात करना। अगले दिन सुबह होते ही सुख और गोपाल और कुछ गांव वाले लोग इकट्ठा होते हैं। तभी गोपाल को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वह जोश में आकर कहता है, अगर हम आज चुप रहे तो कल सरपंच पूरे गांव को गुलाम बना देगा और हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते। और हम लोग किसी के तलवे चाटने के मोहताज नहीं हैं। हम अपने दम पर झेंगे। हम भी किसान हैं और खेत में जो अनाज उगाएंगे उसी को खाएंगे, उसी को बेचेंगे और इन जमींदारों को कभी भी नहीं देंगे। हम इनका खुलकर विरोध करेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सरपंच जगतराम ताकतवर आदमी है, वह किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये जमीन हमारी मेहनत की कमाई है। ऐसे ही सरपंच इसे नहीं छीन सकता और अब हम लोग तैयार हैं सरपंच जगतराम का खुलकर विरोध करने के लिए। सही कहा, अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे और चाहे जो करना पड़े हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन न्याय पाकर ही मानेंगे। सुख और गोपाल को जोश आ जाता है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि अगर वे एक साथ खड़े हों तो कोई भी उनका हक नहीं छीन सकता। इधर सरपंच जगतराम बहुत गुस्से में बैठा हुआ था, क्योंकि उसके नौकर ने उसे बताया था कि गांव वाले उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये गरीब किसान अब ज्यादा बोलने लगे हैं। अब इन्हें सबक सिखाना होगा।
अगर इन पर जल्दी से दबाव नहीं डाला गया तो ये मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल देंगे और न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार होंगे। मालिक, अगर गांव वालों ने बगावत कर दी तो मामला बिगड़ सकता है। मुझे तो लगता है कि ये गांव वाले आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं और ये कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। डर मत, मैं इन गरीबों को अच्छे से जानता हूँ। इनका गला दबा दो, फिर देखो कैसे चुपचाप हमारे तलवे चाटते हैं। और इस सुखराम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, जो सब गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अगले दिन शाम के समय सरपंच जगत राम अपने नौकर से कहता है, देखो रामू, अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो तुम जाओ और वो जो सुखराम की थोड़ी फसल खड़ी है ना, उसमें आग लगा दो जाकर, ताकि उसको समझ में आए कि मुझसे पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। जी मालिक, मैं अभी जा रहा हूँ और उस सुखराम की फसल का विनाश कर दूंगा। से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। इस वन की सीमा पर एक महाशक्तिशाली राक्षस पहरा देता है। वह किसी भी जीवित प्राणी को बाहर जाने की अनुमति नहीं देता जब तक तुम उसे परास्त नहीं करती। यह सोना तुम्हारे किसी काम का नहीं। राक्षस, पर आते समय तो मुझे कोई नहीं मिला। वह आने वालों को नहीं रोकता, केवल जाने वालों का शिकार करता है। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली देती हूँ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, क्योंकि वह राक्षस जितना ताकतवर है उतना ही अहंकारी भी है। रानी ने हवा में हाथ लहराया और सोने के सिक्कों से भरी एक भारी थैली मनोरमा के सामने प्रकट हो गई। मनोरमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। मनोरमा तेजी से वन की सीमा की ओर भाग रही थी। अंधेरा गहराने लगा था। तभी अचानक धरती कांपने लगी। एक भयानक गर्जना हुई और उसके सामने एक 10 फुट ऊंचा डरावना राक्षस आकर खड़ा हो गया। उसके दांत बाहर निकले थे और आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। हाँ, एक और शिकार। क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ की दौलत लेकर आसानी से चंपत हो जाओगी? यहाँ से केवल वही बाहर जाता है जिसकी रूह शरीर छोड़ चुकी हो। रुको, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुम यहाँ के द्वारपाल हो, पर क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तू तो एक मामूली सी औरत है। मैं अभी तुझे मसल कर रख दूंगा। शक्तिशाली होने का यह मतलब नहीं कि तुम बुद्धिमान भी हो। मुझे तो लगता है तुम बस शरीर से बड़े हो, दिमाग से तो तुम एक बच्चे जैसे हो। तुम तो वह भी नहीं कर सकते जो मैं कर सकती हूँ। क्या कहा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, दरिया सुखा सकता हूँ। बोल, क्या करना है? मनोरमा ने अपनी योजना के अनुसार जाल बुनना शुरू किया। अच्छा, तो फिर साबित करो। अगर तुम वाकई महान हो तो जैसे मैं अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर एक पैर पर नाच सकती हूँ, क्या तुम वैसा कर सकते हो? बस इतनी सी बात। देख, मैं तुझसे बेहतर करके दिखाऊंगा। जैसे ही राक्षस ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे, उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगा। दरअसल रानी ने मनोरमा को बताया था कि इस राक्षस को एक प्राचीन श्राप है। जैसे ही वह अपने हाथों से अपना मस्तक छुएगा, वह भस्म हो जाएगा। धोखा, तूने मुझे धोखा दिया। देखते ही देखते वह विशाल राक्षस राख के ढेर में बदल गया। मनोरमा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तेजी से धुंध को पार कर अपनी दुनिया की ओर दौड़ पड़ी। सोमदत्त घर के बाहर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। मनोरमा, लौट आओ, मुझे माफ कर दो। तभी अंधेरे में उसे एक साया दिखाई दिया। वह मनोरमा थी, हांफती हुई और पसीने से तरबतर, पर उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। मनोरमा, तुम जिंदा हो? तुम कहाँ थी? मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया। ये कुल्हाड़ी, ये सब क्या लाई हूँ? अब हमें कभी लकड़ी काटने जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अब हम इस गांव के सबसे अमीर लोग बनेंगे। सोमदत्त ने सोने के सिक्कों की चमक देखी तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं सोमदत्त, यह हमारी मेहनत और थोड़े से साहस का फल है। भगवान ने हमारी सुन ली। अगले कुछ ही दिनों में सोमदत्त और मनोरमा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने गांव में एक बड़ा पक्का घर बनाया। मनोरमा अब वही रेशमी साड़ियां पहनती थी जिन्हें देखकर वह कभी उदास होती थी। मोहिनी और गांव की अन्य औरतें अब उसे ईर्ष्या और सम्मान की नजर से देखती थीं। सोमदत्त ने लकड़ी काटना छोड़ दिया और व्यापार शुरू किया, लेकिन वे अपनी गरीबी के दिनों को कभी नहीं भूले।
उन्होंने गांव के गरीबों के लिए एक मुफ्त रसोई शुरू की ताकि कोई भी रात को खाली पेट न सोए। मनोरमा की चतुराई और सोमदत्त के धैर्य ने यह साबित कर दिया कि अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें और सही समय पर साहस दिखाएं तो नियति को भी झुकना पड़ता है। गांव की वह पुरानी जर्जर झोपड़ी अब एक भव्य हवेली में तब्दील हो चुकी थी। क्या सोच रही हो मनोरमा? अब तो हमारे पास वह सब कुछ है जिसके हमने सपने देखे थे। नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी और गांव भर का सम्मान। अब तो खुश हो ना? खुश तो बहुत हूँ सोमदत्त, पर कभी कभी सोचती हूँ कि वह जंगल, वह साधु और वह रानी, क्या वह सब सच था या ईश्वर ने हमारी परीक्षा लेने के लिए वह माया रची थी? मुझे डर लगता है कि कहीं यह सब एक सपना न हो और मेरी आंखें उसी पुरानी चटाई पर न खुलें। यह सपना नहीं है प्रिय, यह तुम्हारी चतुराई का फल है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उस राक्षस का अंत किया और उस रानी को मुक्त किया। यह हमारी मेहनत की कमाई है। अब डर कैसा? गांव में जहां एक तरफ लोग सोमदत्त की दरिया दिली के कायल थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही थी। मोहिनी, जो कभी मनोरमा को नीचा दिखाती थी, अब जलन के मारे काली पड़ी जा रही थी। उसने अपने पति विक्रम, गांव का एक लालची साहूकार, को उकसाना शुरू किया। अजी सुनते हो, वह सोमदत्त और उसकी कल की आई पत्नी मनोरमा, देखो तो कैसे रानियों की तरह घूम रही है। कल तक जिसके पास एक ढेला नहीं था, आज वह सोने के सिक्कों में खेल रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं उन्होंने कोई खजाना तो नहीं चुराया? तुम ठीक कह रही हो मोहिनी। एक लकड़हारा रातों रात इतना अमीर कैसे हो सकता है? सुना है मनोरमा उस घने जंगल के उस पार गई थी जहां से कोई लौटकर नहीं आता। जरूर कोई काला जादू या गुप्त रास्ता है। अगर वह रास्ता हमें मिल जाए तो हम इस गांव के नहीं, इस पूरे सूबे के राजा बन सकते हैं। लालच में अंधा होकर विक्रम ने तय किया कि वह सोमदत्त का पीछा करेगा और उस रहस्यमयी जंगल का पता लगाएगा। अगले दिन विक्रम चोरी छिपे उस रास्ते पर निकल पड़ा जिस पर मनोरमा गई थी। वह उसी धुंध के पास पहुंचा जहां साधु महाराज बैठे थे, लेकिन विक्रम के मन में श्रद्धा नहीं, केवल लोभ था। उसने साधु को देखा पर उन्हें प्रणाम करने के बजाय सीधे धुंध की ओर बढ़ने लगा। रुको पुत्र, जहां नियत में खोट हो वहां कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। उस पार जो तुम देखोगे उसे झेलने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। ओ बाबा, अपना ज्ञान अपने पास रखो। अगर वह मामूली औरत वहां से सोना ला सकती है तो मैं तो फिर भी मर्द हूँ। हटो मेरे रास्ते से। विक्रम ने जैसे ही धुंध पार की, उसे वह मायावी जंगल नहीं दिखा जो मनोरमा को दिखा था। उसके सामने केवल अंधेरा, कंटीली झाड़ियां और भयानक चीखें थीं। वहां का तोता भी अब एक भयानक कौवे में बदल चुका था। रानी चंद्रप्रभा वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका रूप सौम्य नहीं बल्कि एक न्याय करने वाली देवी जैसा था। यहाँ केवल शुद्ध हृदय वाले ही सुंदरता देख सकते हैं। लालची लोगों के लिए यह वन केवल एक नर्क है। विक्रम डर के मारे कांपने लगा और पागलों की तरह वापस भागने लगा। वह अपनी जान बचाकर गांव तो लौट आया, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह केवल सोना, राक्षस, धुंध चिल्लाता रहता था। यह देखकर पूरे गांव को समझ आ गया कि मनोरमा को मिली संपत्ति कोई जादू नहीं बल्कि उसके निस्वार्थ भाव और साहस का इनाम था। रात का समय था। सोमदत्त और मनोरमा अपनी हवेली की छत पर बैठे थे। गांव में शांति थी। सोमदत्त ने मनोरमा की ओर देखा। आज विक्रम की हालत देखकर मुझे समझ आया कि तुम उस दिन कितनी बड़ी मुसीबत से लड़कर आई थी। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उसे संभालना और उस काबिल होना बड़ी बात है। सही कहा आपने। वह मायावी जंगल हमें वही दिखाता है जो हमारे भीतर होता है। मेरे भीतर अपने परिवार को बचाने की तड़प थी, इसलिए मुझे रास्ता मिला। विक्रम के भीतर लालच था, इसलिए वह भटक गया। मैं वादा करता हूँ मनोरमा, ये धन केवल हमारे विलासिता के लिए नहीं होगा। हम इस गांव में पाठशाला बनवाएंगे और उन लकड़हारों की मदद करेंगे जो आज भी उसी गरीबी में जी रहे हैं जिसमें हम कभी थे। अब कोई सत्य टेल्स केवल कहानी नहीं रहेगी बल्कि हकीकत बनेगी। मनोरमा ने सोमदत्त के कंधे पर सिर रखा। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। उसे पता था कि जब तक वे जमीन से जुड़े रहेंगे, उनकी खुशियों का यह महल कभी नहीं गिरेगा।
आसमान में चांद चमक रहा था और दूर कहीं उस मायावी जंगल की धुंध अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जैसे उसका। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखें, राधे राधे।